अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीयों या मराठों के पतन के कारण। वास्तव में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उनके निर्बल उत्तराधिकारी इस स्थिति में नहीं थे कि वह अपने देश की या साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा कर पाते। इसलिए उन्होंने इसके लिए मराठों को चुना और उन्हें चौथ और सरदेशमुखी देने का वादा किया। अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मराठों के हवाले कर दी। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और पानीपत के तृतीय युद्ध जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, इसमें मराठों के पराजय के बाद मराठों की स्थिति बहुत खराब हो गई। 17 नवंबर 1772 ईस्वी को पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है, जो पानीपत के युद्ध से भी अधिक घातक सिद्ध हुई, क्योंकि माधवराव ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सबको जोड़े हुए था। इतना कुछ होने के बाद भी मराठों में संगठन बनाए हुए था, उनमें उत्साह का संचार कर रखा था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने मराठों को संगठित किया और आगे बढ़ाया। मराठों के संगठन को अंग्रेज़ तोड़ने में सफल रहे। जब महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस नहीं रहे तो बहुत आसानी से अंग्रेज़ों ने इसे तोड़ा। मराठे अंग्रेज़ों से भी पराजित हो गए और मजबूर होकर उन्हें सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी, जिसमें एक तरह से पराजय या अपनी सब कुछ पद प्रतिष्ठा छोड़नी थी, यानी हार हो गई। इसके अनेक कारण हैं जिनसे वे पराजित हुए। सबसे पहले एकता का अभाव, मराठा एकता का अभाव। वास्तव में जब हम मराठा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह एक तरह का संघ था, जिसमें 4 प्रमुख दक्षिण भारतीय जातियां एक झंडे के नीचे एकत्र हुई थी, जिसको शिवाजी महाराज ने एकत्र किया था। सबसे पहले उसमें था छत्रपति, जो प्रमुख होता था। उसके बाद उसके पेशवा होते थे और पेशवा के बाद ये 4 तरह के सरदार थे या 4 क्षेत्रों के सरदार थे, या ये कहें सरदार थे जिन्हें 4 क्षेत्र मिले हुए थे। नागपुर के भोसले थे, इंदौर के होलकर थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे और ग्वालियर के सिंधिया। यह सब मिल करके मराठा शब्द कहा जाता है। यह ध्यान रखने की बात है। मराठा कोई एक नहीं, छत्रपति केवल नहीं था मराठा, पेशवा केवल मराठा नहीं था। जब हम मराठा शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह ध्यान रखना कि नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया, यह मिल करके मराठा कहलाते हैं। इनमें आपस में देखा जाए तो एकता नहीं थी। बड़ौदा की बात करें तो यह तो सबसे पहले अंग्रेज़ों से जाके मिल गया। बाकी होलकर, ग्वालियर, भोसले, ये सब आपस में कभी न कभी लड़ते रहते थे और आपस में इनका स्वतंत्र रूप से शासन होता था। कोई एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं था और ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वे अपने स्वतंत्र देश हों और वह स्वतंत्र देश के शासक हों।
यह सब अगर एक रहते, एक साथ मिलकर के छत्रपति या पेशवा के अधीन काम करते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती कि जिसमें इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ता। इनके प्रशासन की बात करें तो इनका प्रशासन बहुत शिथिल हो गया था। ये वास्तव में प्रशासन की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे कि कहीं पर भी प्रशासकीय व्यवस्था कैसे बनाई जाए, कैसे हम वहाँ के डेवलपमेंट की बात सोचें, कैसे वहाँ के बच्चों को पढ़ा लिखा करके हम इसके लिए तैयार करें, हम उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरें, कैसे हम अपनी नैतिक उन्नति का कार्य करें। ये केवल चौथ और सरदेशमुखी तक अपने को केंद्रित रखा। नतीजा क्या था कि इनमें नैतिकता का विकास नहीं हुआ और चौथ सरदेशमुखी वसूलने में ईमानदार कर्मचारी भी नहीं थे। वे अधिक वसूल लेते थे, प्रायः गड़बड़ी करते थे। इससे भी लोगों में एक स्थिति ये बनी कि नैतिकता का पतन होने लगा और यह पतन छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक पहुंच गया, यानी जो कर्मचारियों तक ही था, कर्मचारियों से आगे बढ़ गया। अब हम कहें कि कूटनीति के ज्ञान की कमी। वास्तव में शासन करने के लिए कूटनीति बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम कहें कि जब महादजी सिंधिया 1794 ईस्वी में, होलकर अहिल्याबाई 1795, तुकोजी होलकर 1797 और नाना फडणवीस 1800 ईस्वी, जब ये मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इनके बाद जो मराठे हैं वे पेशवा के अधीन काम करते हैं और पेशवा बहुत दुर्बल होता है। बाजीराव द्वितीय पेशवा बहुत दुर्बल और स्वार्थी था, महत्वाकांक्षी बहुत था। दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर का उसे नेतृत्व प्रदान हुआ। इनमें भी योग्यता और चरित्र की कमी। परिणाम स्वरूप ये कूटनीतिक चीज़ें नहीं जान पाए। उसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने राजपूत, जाट और सिख जो मुग़लों से मुक्त होना चाहते थे, उनसे इन्होंने शत्रुता ले ली। नतीजा हुआ कि यह उनके खिलाफ हो गए और जब इनको आवश्यकता हुई तो उन्होंने साथ नहीं दिया, तो यह एकदम अकेले पड़ गए। अगर इनमें कूटनीतिक क्षमता होती तो इन्हें साथ लेकर चलते। इनको लगता कि हाँ, जाट, राजपूत, सिख हमारे काम आएंगे, हम इनको प्रेम से रखें, तो शायद स्थिति और ही होती। अगर इनकी बात करें अर्थव्यवस्था की तरफ, तो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत उदासीन थे। ये अपने अधीन जो राज्य थे, जो क्षेत्र था, उसमें जनता के लिए ना तो कृषि से संबंधित कोई कार्य किया, न उद्योग और व्यापार के लिए कोई कार्य किया। यानी कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, इन सब की तरफ तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? ये केवल लूट करके चले आते थे। जनता निश्चित तौर पर लुटेरों का साथ नहीं दे सकती। जनता कहीं न कहीं इनसे हेट करने लगी। परिणाम क्या हुआ कि यह जनता से कट गए और जनता के भी आर्थिक ढांचे को बिगाड़ दिया लूटपाट करके। तो ना तो जनता इनके साथ रही, न जनता के पास अर्थव्यवस्था रही। दोनों स्थिति खराब हुई। तो यह भी इनके पतन का कारण बन गया। अगली बात करें तो इनकी युद्ध पद्धति की बात करें तो ये युद्ध पद्धति थी गुरिल्ला, और बहुत करते थे तो घुड़सवार अपने पास रखते थे। लेकिन यह युद्ध पद्धति बहुत पुरानी थी।
दूसरे हर जगह यह सफल नहीं हो सकती। दक्कन भारत हम कहें, दक्कन यानी जो महाराष्ट्र की एरिया है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ तो यह सब संभव है। दूसरे जहाँ तक देसी राज्य हैं, देश के अंदर में यह चीज़ संभव था, लेकिन जहाँ विदेशियों से इनको लड़ना था वहाँ वैज्ञानिक पद्धति की ज़रूरत पड़ती है। गुरिल्ला युद्ध पद्धति वहाँ काम नहीं करती, और ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति लिए हुए थे। नतीजा ये होता था कि आमने सामने की युद्ध में इनका प्रशिक्षण बहुत कमज़ोर था, इसलिए इनको हारना पड़ता था। अब इनके पास उस तरह का ना तो प्रशिक्षण था और ना इनके पास उस तरह के साहस था, क्योंकि जब सामने का युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरे युद्ध, तो उसमें इनका साहस भी ख़त्म हो चुका था। नतीजा हुआ अंग्रेज़ों के साथ भी यह साहस नहीं दिखा सके। आधुनिकतम हथियारों का भी इनके पास अभाव था। ये परंपरागत तीर धनुष, तलवार ज़्यादातर इसी पर निर्भर थे, जबकि उस समय तक बारूद का प्रयोग बहुत व्यापक पैमाने पर होने लगा था। विदेशी तरह तरह के युद्ध के अस्त्रों का प्रयोग करते थे, और इनके पास ना तो अच्छा तोपखाना था, ना इनके पास गोला बारूद। ऐसे में इन्हें पराजित होना स्वाभाविक था, क्योंकि गोला बारूद तोपखाने के आगे ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते थे। इनके जो व्यवस्था थी वो सामंती प्रथा थी। सामंती प्रणाली में एक तो छत्रपति हो जाता था जो सामंतों को नियुक्त करता था, और उसके बाद पेशवा होते थे जो अपने सामंत नियुक्त करते थे। अब ये दो तरह के सामंत हो गए, एक छत्रपति द्वारा नियुक्त किए हुए सामंत, दूसरे उनके अधीन रहने वाले पेशवा के अधीन सामंत हो गए। अब ये दोनों तरह के जो सामंत थे ये एक साथ मिलकर काम नहीं करते थे, इसलिए सामंती प्रथा वैसे भी ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होती। वह तभी तक ठीक होता है जब तक शासक मजबूत होता है, अन्यथा हर सामंत उभरने का प्रयास करता है, अपने को घुटन महसूस करता है। सामंत हमेशा सोचता है कि हम क्यों न शासक बन जाएं जब हम सारे काम करते हैं। तो यह प्रथा भी खतरनाक होती है, और यही प्रशासन की प्रथा इन्होंने अपना रखी थी। जाति प्रथा, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मराठों के पतन के लिए जाति प्रथा उत्तरदायी थी। इनमें जाति भेद था, और जाति भेद के कारण इनमें वैमनस्य था। इस तरह की बात जैसे सर यदुनाथ सरकार कहते हैं कि मराठों के लिए जाति प्रथा उत्तरदायी है, किंतु ये हम देखते हैं कि ऐसा कुछ लगता नहीं। और इतिहासकार खरे और केलकर भी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जाति प्रथा तो हमारे यहाँ प्राचीनतम काल से चली आई, और इसी व्यवस्था से मराठों का उत्थान भी हुआ। तो यह उत्थान और तो पतन के लिए क्यों उत्तरदायी हो गया? जो उत्थान का कारण बना, मराठा मराठा करके सब इकट्ठे हुए थे एक झंडे के नीचे। तो ये इनका वास्तव में जाति प्रथा ऐसी चीज़ है कि जिसमें एकता भी होती है और उसमें भिन्नता भी होती है। यदि आप सशक्त रहेंगे, सारी नैतिकता आप में रहेगी, तो नैतिकता के साथ जाति प्रथा मजबूत हो जाती है, लेकिन अनैतिकता के समय जाति प्रथा ही कमजोरी बन जाती है। यही चीज़ यहाँ दिखाई देता है। जाति प्रथा इनका पहले सारे मराठों को एक करने में सफल रहा, और जब इनकी पकड़ ढीली हुई तो वही जाति व्यवस्था इनके पतन का कारण भी बन गया। इसमें अगले पॉइंट की बात करें
तो देशी राज्यों से वैमनस्य, ये पहले यह समझते ही थे कि केवल हमें 14 स्वदेश मुखी चाहिए, जो दे देता उसी के साथ हो जाते। और जब मुग़लों ने दिया 14 स्वदेश मुखी, तो मुग़लों के अधीन जो लोग थे, जैसे जाट, राजपूत, सिख, ये सब जो स्वतंत्र होने की स्थिति में आ रहे थे, जो क्योंकि कालीन मुग़ल जो थे बहुत कमज़ोर थे, वे स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन उनको मराठों ने दबा करके और मुग़लों के अधीन बनाए रखा। नतीजा ये हुआ कि ये मराठे, जाट, राजा सूरजमल हों या सिख या राजपूत, ये सब नाराज़ हो गए और उससे त्रस्त हो कर के ये इनसे दूरी बना लिए। यह अकेले पड़ गए लड़ाई के समय। यह इनकी बहुत बड़ी कमी रही। अगले पॉइंट की बात करें तो दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन बिगड़ जाना। दक्षिण भारत में वास्तव में हैदराबाद के निज़ाम, कर्नाटक के मैसूर के हैदर अली टीपू सुल्तान और मराठे, ये तीनों वास्तव में शक्ति संतुलन के केंद्र थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ों के साथ हो गए। जैसे निज़ाम ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों से सहायता ली और सहायक संधि स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ मैसूर की बात करें तो मराठों ने मैसूर के शासक हैदर अली का साथ नहीं दिया और टीपू सुल्तान के तो विरुद्ध आ गए। अंग्रेज़ों से टीपू सुल्तान के विरुद्ध सहायता ले ली। तो इस तरह से शक्ति संतुलन बिगड़ गया जब मैसूर के ऊपर कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने। शक्ति संतुलन लगभग वहाँ समाप्त हो गया और ये अकेले पड़ते चले गए। आगे बात करें तो नाना फडणवीस की नीतियों की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। नाना फडणवीस बहुत ही स्वार्थी किस्म का व्यक्ति निकला। उसने महादजी सिंधिया, जो उस समय के बहुत अच्छे सरदार निकले और जिन्होंने उत्तर भारत को विजित किया, प्रशासनिक व्यवस्था संभालने की कोशिश की, जब वह दक्षिण की तरफ आता है तो ये समझ लेता है, विश्वास नहीं करता उनके ऊपर और ये समझ लेता है नाना फडणवीस की आकर के यहाँ कब्जा करना चाह रहा। यद्यपि वो बार बार समझाता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, और वो वफादार था पेशवा के प्रति वफादारी निभाया पूरे जीवन। लेकिन यह बात समझ नहीं पाए। उल्टे नाना फडणवीस अंग्रेज़ों से सहायता ले लेते हैं और अंग्रेज़ों से सहायता लेकर के माधवराव के खिलाफ संगठन बनाते हैं, जो शक्ति संतुलन नष्ट करता है, सरदारों में एकता को नष्ट करता है, आपसी विश्वास को ख़त्म करता है। यह नाना फडणवीस पेशवा माधवराव द्वितीय, जिसे पेशवा भी इन्होंने बनाया था, को यानी माधवराव द्वितीय को ना तो अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया और न ही कोई जीवन में उसे अनुभव होने दिया। उसे एकदम दुर्बल बना दिया, जो यह भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होना था। क्योंकि
भविष्य में वही शासक बनना है, वही स्वतंत्र रूप से भी काम करना है। अंततः यह नियम फेल करता है और नाना फडणवीस की नीतियाँ उत्तरदायी बन जाती हैं पतन के लिए। तो जो पतन के उत्तरदायित्व में हम अगर देखें मराठों का, तो वैसे संक्षेप में अगर हम कहें कि एक शब्द में कहना, दो शब्द में कहना हो, तो हम किसे कहें? उसमें हमें यह कहना पड़ेगा कि इनमें एक तो संगठन जो था वो ढीला पड़ गया या टूट गया, इसके कारण यह पराजित हुए। दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि अंतिम कील साबित हो गया नाना फडणवीस, जिसने अपने स्वार्थ के चलते ना तो पेशवा को ही उभरने दिया और ना तो जो महादजी जैसा व्यक्ति था उसका इन्होंने साथ दिया। अंततः मराठा साम्राज्य पतन के कगार पर पहुंच करके अंग्रेज़ों से सहायता लेते हुए सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। और सहायक संधि में एक शर्त यह है, जहां पद और प्रतिष्ठा को अपनी छोड़नी थी वह सब छोड़ देते हैं। एक तरह से इनका पूरा पतन हो जाता है। आज यही तक, धन्यवाद।